नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो आप सभी लोगों के लिए जो है कम्युनिटी पोस्ट में एक क्वेश्चन जो है डाला गया था। तो इसमें जो है बहुत सारे लोग वोटिंग किए हैं और उसके आधार पे मैं बता दूं कि वहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि अभी जो है कौन सा टेस्ट सीरीज जो है कराया जाए प्रायोरिटी ऑर्डर में रख के। तो सबसे अधिक जो लोग उसमें मैक्सिमम लोग चाहते हैं, लगभग जो है 40% लोग चाहते हैं कि अभी जो है आर ओ का जो है टेस्ट सीरीज जो है कराया जाए। वहाँ पे जो है यूपीएससी 2000 जो है 23 का टेस्ट पेपर भी काफ़ी लोग चाहते हैं। इसके अलावा मेंस के लिए अगर यूपीपीसीएस मेंस की बात करूं तो वहाँ पे जो है कम लोगों का परसेंटेज है वहाँ पे। इसके अलावा जो है वहाँ पे बीपीएससी 69 के लिए भी अगर देखें तो उसके लिए भी जो है प्रतिशत अभी अधिक नहीं है। बाकी हम सारा टेस्ट देखेंगे। इसके अलावा कुछ लोग का कमेंट भी है कि पीएफओ का भी टेस्ट सीरीज कराया जाए। तो हम लोग जो है सारा टेस्ट सीरीज करेंगे, बिल्कुल आप लोग धैर्य बना के रखेंगे। जैसे अभी जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये आपका आर ओ का टेस्ट सीरीज हम लोग देखने जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है आपके लिए, एक बहुत बेहतरीन मौका है। ये जो हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे ये जीएस वर्ल्ड से देखेंगे, ठीक है। यूपी पीसीएस जो है आर ओ प्री के लिए, तो ये पेपर हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आर ओ के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इतना काम हम अभी आर ओ और ए आर ओ के लिए करेंगे। इसके अलावा यूपीएससी 2023 का जो टेस्ट सीरीज है, जो कि आप लोग कमेंट किए हैं, तो ये भी टेस्ट सीरीज आपके लिए कराया जाएगा। थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। बाकी जो है ईपीएफओ का भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे हम कराएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट अभी सेट वगैरह कहीं से भी कुछ हमको इम्पोर्टेंट लगेगा तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे ये हम लोग टेस्ट सीरीज करेंगे। साथ साथ जो आपको बीपीएससी 69 के लिए भी हम लोग टेस्ट सीरीज करने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, अभी जैसे हम आर ओ का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं आप सभी को कि टेस्ट सीरीज में क्या होता है आपका, जैसे ये जीएस का क्वेश्चन का कलेक्शन है, कुछ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन भी है इसमें, जैसे एग्जाम में आपके पूछा जाता है। 140 क्वेश्चन का पूरा सेट है ये। तो ये टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि आप आर ओ के लिए हम लोग कर रहे हैं तो ये अन्य एग्जाम में जो है उपयोगी नहीं है। ये सारे एग्जाम में बिल्कुल आपके लिए उपयोगी है। बस अंतर यही है कि इस टेस्ट सीरीज को जो है आर ओ के फॉर्मेट में रखा गया है कि जैसे वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी जिस सेक्शन से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। बाकी आप बताइए, आप खुद आप लोग समझदार हैं कि यदि यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो क्या वो हिस्ट्री जो है आपको अन्य एग्जाम में नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे यदि पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस होगा तो क्या अन्य एग्जाम में नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। तो मैं पहले ही ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये टेस्ट सीरीज जो है इससे क्या फ़ायदा होता है, तो एक आपका प्रैक्टिस होता है। अच्छा, टेस्ट सीरीज को जो है आप लोग ऐसे देंगे कि जैसे हम आपको क्वेश्चन शो करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सीट ले लेंगे या आपके पास ओएमआर है तो ओएमआर ले लेंगे और एक से जो है 140 नंबर तक नंबरिंग कर लेंगे। और पैरेलली मेरे साथ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे वक्त दूंगा, आप जो है आंसर करेंगे और उसके बाद मैं इसका आंसर यहाँ से करूँगा, ठीक है। और आप उसके बाद उसको वेरीफाई कर लेंगे। दूसरी बात, यदि इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप यहाँ से जाके इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पीडीएफ का सोल्यूशन भी आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो जो लोग चाहें वो सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और काम यहाँ पे हम लोग ये कर रहे हैं कि आपके लिए जो है चूंकि करंट अफेयर आजकल के सारे एग्जाम में, जैसे आर ओ की ही बात करें या कोई भी एग्जाम बात करें, अभी बिहार टीचर का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी 69 है, जो भी अपकमिंग एग्जाम है ईपीएफओ का है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मैं बताया था कि जहाँ जिस मैगजीन से भी आप अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू रखें। और यहाँ पे जो है हम डेली 50 क्वेश्चन का यहाँ पे सेट आपके लिए जो है लेके आ रहे हैं, वो बहुविकल्पीय जो है प्रश्न है। तो वो जाके आप देख सकते हैं, जैसे आपको आज ये अपलोड हो चुका है और डेली आपको 50 क्वेश्चन का सेट यहाँ पे दिया जाएगा करंट अफेयर का, जो भी बेहतरीन करंट अफेयर है। तो ये इसका जो है टोटल जो है अभी 3 आपको वीडियो अपलोड कर दिया गया है, तो जो लोग भी नहीं देखे हैं यदि चाहते हैं तो जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक मैं बात किया था, आपका एनसीईआरटी बैच यहाँ पे स्टार्ट किया गया। बेसिकली एनसीईआरटी बैच नहीं है, ये फाउंडेशन बैच है उन सभी लोगों के लिए जो आपका यूपीएससी 2000 आपको 24 लिखना चाहते हैं।
या यूपी पीसीएस जो है 2024 लिखना चाहते हैं, या आपको बीपीएससी जो है आपका 69, या बीपीएससी जो है 70 लिखना चाहते हैं, आप ईपीएफओ का एग्जाम वाले हैं, तो जो भी अपकमिंग जितनी सारी एग्जाम है या कोई भी स्टेट पीसीएस है तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे जो है आपको स्टार्ट किया गया है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 आर एस शर्मा का। यहाँ पे बिल्कुल 360 डिग्री अप्रोच रख के काम किया जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, अच्छा इसके लिए कोई आपसे कॉस्ट नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। और यहाँ पे सारा कुछ कराया जाएगा, यानी चैप्टर वाइज जो है आपको पढ़ाने के बाद एमसीक्यू भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने के लिए दिया जाएगा। और आप जो है यहाँ पे मैं ग्रुप का लिंक दे दूंगा, और ऑलरेडी जो है ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पे जो है आंसर आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है एनसीईआरटी बैच में 2 लेक्चर यहाँ पे क्या हो गया, अपलोड हो गया है। इसका लेक्चर नंबर 1 जो आपका जो भी आपके नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन कौन से एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए तो आखिर किस फॉर्मेट में बनाना चाहिए, सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया है लेक्चर नंबर 1 में, यानी पूरा प्लान बताया गया है। लेक्चर नंबर 2 आपका यहाँ पे जो अपलोड किया गया है, यानी एक्चुअली लेक्चर नंबर 1 यही है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट कर दिया गया है और वो लेक्चर जो है कल आपको अपलोड कर दिया गया है। तो वहाँ पे आपको मेंस का आंसर लिखने के लिए भी दिया गया है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यदि चाहते हैं प्रिपरेशन करना तो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया गया है, एक एक चीज एक्सप्लेन करके आपको बताया जाता है, तो आप जाके इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग जो है आर ओ का ये टेस्ट नंबर 1 देखते हैं। बाकी लेक्चर को जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर जरूर करेंगे आप लोग। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अपने पास जो है कोई ऐसा प्रॉपर टीम नहीं है कि मैं इसका प्रचार प्रसार करूँ, तो आप ही लोग के माध्यम से जो है ये लेक्चर जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँच सकता है। तो आप शेयर करें, जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, आर ओ का एग्जाम देने वाले हैं, कोई अन्य एग्जाम देने वाले हैं, काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो ये जीएस वर्ल्ड का है आपका टेस्ट सीरीज, और अच्छा ये टेस्ट सीरीज जो है प्रिपेयर किया जाता है इनके द्वारा। बाकी हम लोग यूपीएससी और इसके अलावा ईपीएफओ वगैरह का भी टेस्ट देखेंगे। तो सब आपको बिल्कुल टेस्ट यहाँ पे मिलेगा, पैसेंस रख के आप यहाँ पे लेक्चर को देखते रहें। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये जो टेस्ट नंबर 1 है आपका इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है, और इसी के ऊपर रेफरेंस रख के बनाया गया है। 140 नंबर यहाँ पे टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स है आपका। सभी प्रश्न का अंक यहाँ पे समान है, ठीक है, 140 प्रश्न यहाँ पे हैं, तो बिल्कुल बहुविकल्पीय है। यहाँ पे गलत उत्तर पे जो है आपको पता ही है, तो 1/3 जो है दंड के रूप में काटा जाएगा। तो यही फॉर्मेट लगभग आपका एग्जाम का भी रहता है। चलिए, तो देखते हैं हम लोग। तो सारे लोग जो है क्वेश्चन को पैरेलली में अटेम्प्ट करेंगे, एक अच्छा आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। और आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अच्छा, जिनको जो है लेक्चर का स्पीड स्लो लगे वो लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप लोग जो है यूट्यूब आपको ऑप्शन देता है 1.25, 1.5 या 1.75, या मैक्सिमम आपके पास 2.0 ही स्पीड अवेलेबल है, तो आप उतना करके जो है इसको देख सकते हैं। तो आप पैरेलली मेरे साथ अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो है प्रमाण कहाँ से मिला है। तो देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे पिछला लेक्चर में इस बात को मैं डिस्कस भी किया था यहाँ पे। तो मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो पशुपालन का साक्ष्य इन ऑप्शनों में देखेंगे तो यहाँ पे आदमगढ़ से मिला हुआ है, और ये आदमगढ़ कहाँ है आपका, होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में। इसके अलावा देखेंगे तो पशुपालन का साक्ष्य आपका बगौर में राजस्थान से भी मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में जो है कृषि का सबसे जो है पुराना साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये आपको इन ऑप्शनों में देखेंगे तो आपका लहुरा दे, उत्तर प्रदेश में जो है लहुरा दे है, और यहीं से जो है कृषि का जो है प्राचीनतम साक्ष्य मिला है हमको 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के बीच में, ठीक है। चावल के खेती का यहाँ से हमको प्रमाण मिला है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे। अब देखिए, जितना अभी हम 2-3 क्वेश्चन किए, ये लेक्चर नंबर 1 में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, इसलिए मैं बताया एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग भी डेडिकेटली हैं कि हाँ हमको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है एक प्रॉपर वे में जाके, ठीक है, हम मेहनत करना चाहते हैं, वही लोग उसमें जुड़ेंगे, क्योंकि मेरे करने से केवल नहीं होगा, आपको भी वहाँ पे करना होगा, आपको वहाँ पे टास्क दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है किससे संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक से संबंधित है।
चूँकि यहाँ पे जो है आपको पता ही है कि लिखित साक्ष्य तो अवेलेबल है अपने पास, बट उसको आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो एक आधा-अधूरा इतिहास ही हमको पता है। बाकी जो है उसके बारे में मेसोपोटामिया की सभ्यता में हमको बहुत सारा जानकारी मिला है। ठीक है? प्रागैतिहासिक में आज सभी को पता ही है कि स्टोन एज को रखा गया है वहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मूर्ति पूजा का जो है आरंभ जो है कब से माना जाता है? तो अगर देखेंगे यहाँ पे उत्तर वैदिक काल है, आर्यकाल है, मौर्य काल, कुषाण काल। तो पूर्व जो है आर्यकाल से मूर्ति पूजा का जो है आरंभ माना जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी आर्यों के आने से पहले ही मूर्ति पूजा अवेलेबल हो गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए सुमेलित करना है आपको। एक तरफ आपको हड़प्पा का बस्ती है और नदी पे जहाँ अवस्थिति थी। ठीक है? नीचे आपको मैच करना है। ठीक है? अब देखिए हड़प्पा जो है आप सभी को पता है कि हड़प्पा जो है कौन नदी के किनारे थी? तो रावी नदी के किनारे थी। तो एक है तो 3 बन जाएगा। कालीबंगा, ठीक है, घंगर नदी 2 हो गया, लोथल आपका भोगवा नदी 1 हो गया और रोपण ये आपको सतलज नदी यानी 4 हो गया, यानी 3 2 1 4। ठीक है? और 3 2 1 4 ऑप्शन में डी में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6। देखिए यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित जो है वैदिक देवताओं में से किसे उनको पुरोहित माना जाता था? ठीक है? वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था, ये पूछा गया आपसे। तो बृहस्पति जो थे इन्हीं को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। ठीक है? पैरेलली आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो प्रथम जो है बौद्ध संगति का अध्यक्षता पूछा जा रहा है, तो ये अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक है? ये यहाँ पे अध्यक्षता पूछा गया है। ठीक है? तो अजात शत्रु के टाइम पीरियड में किया गया था, इनके द्वारा नहीं किया गया। देखिए ऐसा मिस्टेक हम लोग कर सकते हैं, तो ध्यान देना है। अध्यक्षता पूछा गया है तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। ठीक है? और यदि पूछता आपको कि किसके शासन काल में किया गया था, तब अपना आंसर क्या होता? अजात शत्रु होता। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। त्रिपिटक ये किससे संबंधित है? तो काफी आसान आसान यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है। ये बौद्ध धर्म से त्रिपिटक संबंधित है। ठीक है? इसमें आपको विनय पिटक था जिसमें नियम वगैरह बनाया गया था बौद्ध धर्म के लिए। सुत पिटक में धार्मिक सिद्धांत दिया गया था और एक अभिधम पिटक था जिसमें दार्शनिक सिद्धांत आपको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भगवान महावीर का पहले जो है शिष्य कौन थे? तो इनके पहले शिष्य इन्हीं के अपने दामाद जो है जमाली थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। पाटलिपुत्र को जो है किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसको जो है उदयन राजधानी बनाते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है। ठीक है? तो ये जो है आपको भाभरू स्तंभ लेख है राजस्थान में। इसमें जो है अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। मौर्य काल में जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो देखिए मौर्य काल में बात करें तो तक्षशिला जो है शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। और आगे चल के आप देखेंगे तो नालंदा वगैरह भी हुआ था, लेकिन मौर्य काल में सबसे प्रसिद्ध जो है तक्षशिला ही था। उस समय अध्ययन के लिए वहीं पे सभी लोग जाया करते थे, चाहे हिंदू शिक्षा लेना है, बौद्ध धर्म से शिक्षा लेना है, विश्व भर से यहाँ पढ़ के लोग आते थे। अभी तक्षशिला जो है जनरली ये तो पहले भारत में ही था, लेकिन अभी ये कहाँ पे है? पाकिस्तान के इस्लामाबाद में है। अगला है गुप्त काल में जो है उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता है? देखिए संचालित होता था तो कौन से बंदरगाह से जो है गुप्त टाइम पीरियड में व्यापार किया जाता था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है ताम्रलिपि जो है बंदरगाह से, गुप्त काल में जो है ताम्रलिपि बंदरगाह से यहाँ से व्यापार किया जाता था। ठीक है? चीन, श्रीलंका, सुमात्रा इस सब देशों से व्यापार किया जाता था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। इलोरा का प्रसिद्ध जो है कैलाश का मंदिर के निर्माण में कौन सा शासक वर्ग संबंध रहा है? तो इलोरा का जो कैलाश मंदिर है, ठीक है, इसके लिए कौन से शासक जो है जिम्मेदार है, यानी किसके शासनकाल में ये बना हुआ है? तो ये राष्ट्रकूटों के समय में बना हुआ है एलोरा का जो है आपका प्रसिद्ध मंदिर। ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा, ये भी बात ध्यान रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 देखें, यहाँ पे विद्वान है और एक तरफ पुस्तक है, यानी किस विद्वान का कौन सा पुस्तक है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलान करना है। देखिए 12 मिहिर जो है ये बृहद संहिता, तो ये का 3 हो जाएगा। विशाख दत्त का पुस्तक कौन सा है, ये देवी चंद्रगुप्तम है इनका, तो बी का 4 हो जाएगा। शूद्रक, शूद्रक का है आपका मृच्छकटिकम, और लास्ट में यहाँ पे बचा बिल्हन, तो बिल्हन का क्या हो जाएगा, विक्रमादेव चरित्र। तो यहाँ पे जो है आपको देखिए नीचे दिख रहा है वो ऑप्शन विक्रमादेव चरित्र, तो ये 5 हो जाएगा। तो इंडिविजुअल भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, बाकी ये मैचिंग करने का भी 3 4 2 5 हो गया, 3 4 2 5 देखें, ये ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, बाकी मेरा जूम करने का पर्पस यही है कि आप लोग को क्वेश्चन का विजिबिलिटी अच्छी हो और एट ए टाइम आपको वन ही क्वेश्चन दिखे। निम्नलिखित में से जो है किस महिला ने सर्वप्रथम कांग्रेस को संबोधित किया था, ठीक है, तो ये कौन थी, कदामिनी जो है गांगुली। कलकत्ता का अधिवेशन था और ये पहली जो है स्नातक महिला थी, प्रथम महिला जो 1990 के कांग्रेस अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में ये संबोधित की थी, और इसका अध्यक्षता उस समय फिरोज शाह कर रहे थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द शामिल हो गया, ठीक है, तो ये राष्ट्रीय शब्द जो है कांग्रेस में कब ऐड हुआ, आपको ये पूछा जा रहा है। तो ये था आपका नागपुर का अधिवेशन 1891, इसी समय कांग्रेस में जो है राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, और इस अधिवेशन का अध्यक्षता कर रहे थे आपको पी आनंद चार्लू। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था, ठीक है, इसमें कौन शामिल नहीं था ये बताना है आपको। देखिए दादा भाई नौरोजी तो थे, बिल्कुल बात है, फिरोज शाह मेहता, दिनेश बाचा, मोहम्मद आपको अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। पहला जो है कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, आपको 1885 में हुआ था, सबको पता है 28 दिसंबर 1885। कहाँ पे हुआ था ये, तो गोकुल दास तेजपाल जो है संस्कृत विद्यालय में ये हुआ था, इसका पहला बार आयोजन। अध्यक्षता कौन कर रहे थे इसका, तो ये भी बात याद रखेंगे, WC जो है बनर्जी इसका अध्यक्षता कर रहे थे। टोटल इसमें 72 सदस्य जो है पार्टिसिपेट किए थे पहले में, जिसमें दादा भाई नौरोजी भी थे, आपको सुब्रमण्यम जो है एस सुब्रमण्यम थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फिरोज शाह मेहता भी इसमें शामिल थे, आपको दिनेश वाचा भी इसमें शामिल थे। इसमें जो शामिल नहीं थे वो कौन थे, यहाँ पे अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए इसको हम जूम इन कर देते हैं, आपको ऑप्शन भी दिख जाए, ठीक है, केवल इस क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, और नीचे देखिए आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इससे जो है कौन संबंधित था आपका, तो ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से आपको कौन हो जाएंगे, अच्छा यहाँ पे है आपको इंडियन लीग भी है, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, और लैंड होल्डर सोसाइटी है। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट, स्क्रीन थोड़ा यहाँ पे होल्ड है। ठीक है, देखिए चलिए इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित है, यहाँ पे राधाकांत थे। इंडियन जो है लीग से कौन थे, तो आपका सीसी कुमार घोष ही थे, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से आपका दादा भाई नौरोजी थे, और लैंड होल्डर सोसाइटी से द्वारकानाथ टैगोर थे। यहाँ पे 1 का 1, 2 का 2, और 3 का सी का 3, और 4 यहाँ पे ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। देखिए सुगौली की जो है संधि आपको, सुगौली की संधि जो है आपको कब हुई, ये पूछा गया है। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच ये संधि हुई थी, सुगौली की संधि, ठीक है। तो ये किस वर्ष हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हुआ था आपका 1815 में, ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चलिए इसको हम जूम इन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। क्वेश्चन नंबर जो है 21 है आपका। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। देखिए, वस्त्र उद्योगों का जो है डिक्लाइन हुआ उसके में, इसके लिए मुख्य कारण क्या था? उत्पादन के गुणवत्ता में कमी हो गया था, कच्चे माल का अनुपलब्धता था, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पे उच्च जो है तटकर लगाया जाता था। तो यही सही हो जाएगा। देखिए, ब्रिटेन को जो भी निर्यात करना है उस पर आपको टैक्स क्या लगाया जाता था? ज़्यादा लगाया जाता था। अब टैक्स ज़्यादा लगाया जाएगा तो आपको जब भी ब्रिटेन माल भेजना है टैक्स ज़्यादा, ब्रिटेन से जो ज़्यादा माल जो भी आता था भारत में उसके लिए लगभग टैक्स फ्री होता था, बहुत कम टैक्स उसके लिए देना पड़ता था। तो ये जो है रीजन रहा था यहाँ पे वस्त्र उद्योग का पतन का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 22। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, 1920 में जो है निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख दिया था? तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का जो है नाम बदल के स्वराज सभा रख दिया गया था। ठीक है, 1920 में काम किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। अबे 19वीं शताब्दी किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा। 19वीं शताब्दी का मीनिंग क्या हो गया? यानी 1801 से लेके और 1900 तक का टाइम पीरियड। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी इसके बाद, ठीक है, नौ हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? ठीक है, यानी हाफ फेज के बाद कौन थे इनमें? ये आपको स्वामी विवेकानंद थे, आप सभी को पता ही है। रामकृष्ण मिशन भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया 1896 में। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। और इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस ही थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम जो है व्यापारिक केंद्र स्थापना कहाँ किया गया था? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये आपको सूरत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 25। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यूरोपीय जो है भारत यूरोपीय कंपनियों को आने का क्रम आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जो है इसमें कौन आए थे? तो पुर्तगाली आए थे। ठीक है, 1498 में पता ही है। उसके बाद आपको पुर्तगालियों के बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है देखेंगे, यहाँ पे अंग्रेज दिया है, डच और फ्रांसीसी। ठीक है, तो यही आपको क्रम हो जाएगा यहाँ पे। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे, ये तो क्लियर होगा सबको। ठीक है, और सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लास्ट में जो है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ और इस क्रम में जो है यहाँ पे अंग्रेज जो है विजयी हो गए और अंग्रेज ही क्या हो गए? भारत में रह गए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने को राजा की उपाधि जो है किस मुगल शासक के द्वारा दिया गया था? ठीक है, तो ये कौन थे? अकबर द्वितीय थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे अकबर द्वितीय थे। ये अपना पेंशन जो है बढ़वाने के लिए इनको भेजे हुए थे और उसके बाद ये राजा की उपाधि इनको दिए थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और बताना है कि कौन सा इसमें सही है। अब आपको पूरा क्वेश्चन विजुअल हो पा रहा होगा। ठीक है, अब ये सब जो है गवर्नर वायसराय वगैरह लोग हैं और इधर इनका जो है काम है रिलेटेड इनसे। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो है व्यक्तिगत का सिद्धांत लेके आए थे, तो ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका 4 हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग इसमें किससे संबंधित थे आपको? ठीक है, सती प्रथा का जो है अंत करने से इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है, 1829 में, और ये राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था। नेक्स्ट देखिए लॉर्ड है यहाँ पे रिपन, तो ये स्थानीय स्वशासन के इनको जनक माना जाता है। तो ये 2 हो गया और लॉर्ड कर्जन बट गया लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे बंगाल के विभाजन के लिए उत्तरदायी तो यही थे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 1 2 3 ऑप्शन में देखिए 4 1 2 3 ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल के जो है किस नवाब ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दिया? ठीक है, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर करने वाले कौन थे? आपको मीर कासिम थे। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए यहाँ पे भी फिर आपको यहाँ पे दिया है कि बताइए कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, यही बताना है आपको। देखिए, प्रथम जो है आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 और मद्रास के संधि के तहत समाप्त हुआ है, तो सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84 हुआ और मैंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ, ये भी आपको सही है। तीसरा जो है 90 से 92 के बीच में हुआ और श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ। और चौथा कब हुआ था आपका? 1799 में। और इसमें जो है यहाँ पे टीपू सुल्तान का जो है इसमें निर्मम हत्या कर दिया गया था। तो इस तरह से ये अंत हो गया था ये आपका मैसूर में जो है। तो ये तो तीनों आपको सही है। नेक्स्ट देखें, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, ये भी बिल्कुल सही है, 1799 में ही हो। लेकिन यहाँ पे के लिए है साल भाई की संधि। संधि कब होता है? ठीक है, तो यहाँ पे संधि की कोई कंडीशन ही नहीं बनती थी। और आपको पता भी है कि साल भाई की संधि जो है ये 1782 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है सिंधिया और जो है अंग्रेजों के बीच ये हुआ था। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका। तो चूंकि गलत ही ढूंढना था तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऐसे संधि कब होगा? जब सामने वाला व्यक्ति जीवित होगा तभी तो संधि होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। प्राचीन स्मारक जो है संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? ठीक है, तो ये जो है आपको जो पुराना धरोहर था, प्राचीन जो भी चीजें थी, तो ये आपको लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, लॉर्ड कर्जन जो है काफी उसमें रुचि लेते थे। तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे 1904 में जो है प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है लाया गया था पहली बार भारत में, कि जो भी ऐतिहासिक चीज है उन पे ध्यान दिया जाए, उनको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 31। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा सन्यासी विद्रोह को दबाया गया था? सन्यासी विद्रोह का दमन जो है किसके द्वारा किया गया था? ये थे आपको वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, दक्षिण भारत के जो है सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो है किसे माना जाता है? तो ये आर्थर जो है कर्टन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मेरठ छावनी जो है विद्रोह किस तिथि से आरंभ हुआ था? तो आपको मेरठ विद्रोह पता ही है कि 10 मई 1857 से, और फिर ये लोग दिल्ली तक पहुंचे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है, गलत कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं। दिल्ली बहादुर शाह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर कुंवर सिंह। आपको पता है कि कुंवर सिंह जो है ये बिहार से नेतृत्व कर रहे थे, तो यही गलत हो गया। फैजाबाद से मौलवी जो है अहमदुल्ला थे, तो ये बिल्कुल सही है। लखनऊ से हजरत महल थी। ठीक है, और दिल्ली से तो बहादुर शाह ही थे। तो इस तरह से यहाँ पे आपको आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी। अगला देखिए, ये फिर आपको सुमेलित करने का आ गया। चलिए तो यहाँ पे हम जूम इन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35 है ये। अब देखिए यहाँ पे जो है लाल महल है, हौजे खास है, 2.5 दिन का झोपड़ा और जहांपना। अब देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप एलिमिनेशन टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपको पता है सबसे पहले, जिसमें आप कंफर्म है उसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी को पता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था, यानी सी का तो एक होगा। अब सी का एक हम ढूंढेंगे यहाँ पे। देखिए सी का एक जो है ऑप्शन केवल सी में ही दिख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर तो अब आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी में अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है सी का केवल सी में है। तो आप इसका आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं, जो भी आपको पता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको टेक्निक बताया हूँ, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। बाकी देख लेते हैं हम लोग। हौजे खास जो है यहाँ पे अलाउद्दीन जो है खिलजी के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। बाकी लाल महल जो है आपको बलबन के द्वारा। एक या दो हो गया। हौजे खास आपका ये 3 हो गया। 2.5 दिन का झोपड़ा ये तो 1 हो गया। और जहाँ पनाह नगर, ठीक है, ये आपको मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो 2 3 1 4, यानी ऑप्शन सी ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत ढूंढना है। ठीक है, देखिए पहला है दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ये बात बिल्कुल सही है। दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा। नाइब ए मुमालिक
नसरुद्दीन महमूद के द्वारा। ये नाइब ए मवालिद जो है आपको बहराम शाह के द्वारा बनाया गया था, तो ये गलत हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा विकल्प जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे देखिए, मेहनाज उस सिराज, तबकात ए नासरी, फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक, किताबुल हिंद अमीर खुसरो, लाख बख्श इल्तुतमिश। देखिए, लाख बख्श आपको पता ही है कि इल्तुतमिश को नहीं बोला जाता था। ठीक है, लाख बख्श किसको बोला जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो यही क्या हो गया यहाँ पे? गलत हो गया। बाकी सारा यहाँ पे सही है, तो आपको गलत ही ढूंढना था। किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? ठीक है, भक्ति संगीत करके हम लोग ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं। किसका मान्यता था? ये मोइनुद्दीन आपका चिश्ती का। और ये जो है चिश्ती सिलसिले का स्थापना किए थे। ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपको मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? विधिवेता कौन थे मध्यकालीन में? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया आपको, विज्ञानेश्वर है, हिमाद्री, राजशेखर, जीमूत वाहन। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए अब तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, मध्यकालीन भारत का विधिवेता के बारे में बताना है। देखिए, तो ये विज्ञानेश्वर भी थे। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे तो हिमाद्री और राजशेखर, यहाँ पे जीमूत वाहन भी थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 2 और 4। ये सब लोग विधिवेता थे, विधि के जानकार लोग थे। आगे देखिए, मध्यकालीन भारत में जो है मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा चालू की गई थी? सेना में भर्ती की जा सके इसीलिए, आपको सभी को पता ही है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, शिवाजी के जो अष्ट प्रधान का कौन सा सदस्य विदेशी मामले का जो है देख रेख करता था? शिवाजी में पता ही है आपको अष्ट प्रधान लोग थे, तो उसमें पूछा जा रहा है कि विदेशी मामला का देख रेख करने वाले को क्या बोला जाता था? इसको सुमंत बोला जाता था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। देखिए यहाँ पे है, कौन सा सुल्तान जो है भारत में नहरों का जाल जो है निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? यानी इनके समय बहुत सारा नहर आपको बनाया गया था। ठीक है, तो ये कौन थे? आपको आप सभी को पता होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इनके समय में बहुत सारे नहरें जो है बनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि इनका आपको कालक्रम जो है यहाँ पे सजाना है। तो यहाँ पे है, तुगलकाबाद किला है, लोधी गार्डन है, कुतुब मीनार है और फतेहपुर सिकरी है। ठीक है, तुगलकाबाद का जो है किला आपको, ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो है दिल्ली में करवाया गया था इसका निर्माण। कब इसका निर्माण कराया गया था? आपको 1321 से 25। ठीक है, लोधी गार्डन ये जो आपको 1517 में ये आपको आलम शाह के द्वारा कराया गया था। कुतुब मीनार ये आपको 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा खैर पूरा किया गया था, आगे चल के इल्तुतमिश के द्वारा। आगे है फतेहपुर सिकरी, ये फतेहपुर सिकरी जो है 1559 में, और आपको पता ही होगा फतेहपुर सिकरी में आपको कौन हो जाएंगे? अकबर। तो यहाँ पे आपको सीक्वेंस लगाना था, तो अब आप सीक्वेंस यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब में जो है यहाँ पे क्या लगाना है? आपको सही कालक्रम आपको बताना है। तो इन सब में जो है सबसे पहले जो है क्या हो जाएगा? 1192 हो जाएगा कुतुब मीनार। ठीक है, यानी 3 हो गया आपका। और इसके बाद कौन सा घटना यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये एक। इसके बाद तीसरा आपको हो जाएगा लोधी गार्डन, तो यानी ये 3 हो गया। नहीं, 3 तो यहाँ पे सबसे पहले जो 3 ही हुआ था। ठीक है, 3 हो गया। 3 के बाद यहाँ पे 1 हो गया, 1 के बाद आपका 2 और 2 के बाद यहाँ पे 4, यानी 3, 1, 2, 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ युग्म दिए गए हैं, बताना है कौन सही सुमेलित इसमें नहीं है, यानी गलत कौन सा है। जहांगीर विलियम हॉकिंस जो है इसके दरबार में आया था। अकबर जो है सर टोमस रा। अब यही क्या हो गया आपका? गलत हो गया। शाहजहां में ट्रेवनियर, औरंगजेब में मनुची। ठीक है, तो ये लोग आए हुए थे, बट अकबर के समय सर टोमस रा जो है
नहीं आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे टोमसरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 45। प्रसिद्ध जो है विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है, ये बताना है आपको। ये जो कहाँ पे, हम्पी में है, ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के जो है तट पे ये है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, धर्मत का जो युद्ध हुआ था ये किन के मध्य लड़ा गया था। आप लोग आंसर पैरेलली मेरे साथ करते रहेंगे। तो ये औरंगजेब एक तरफ और दूसरे तरफ दारा शिकोह, ठीक है। कब हुआ था धर्मत का युद्ध, 1658 में, ठीक है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी। ये रचना जो है किसके द्वारा, केशव के द्वारा किया गया था। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया दोनों जो है ये हिंदी के जो है रीतिकालीन कवि थे। क्या नाम था इनका, केशव दास, इन्हीं के द्वारा रचना किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पे जो है विजय कब प्राप्त किया गया था, आप सभी को पता ही है, 712, ठीक है। ये पहला जो है आपका भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण था 712 में, और अरब के थे मोहम्मद बिन कासिम, उनके नेतृत्व में किया गया था। और इस तरह से जो है मुस्लिमों का पहली बार एंट्री हुआ था भारत में 712 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, हुगली को जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा जो है बनाया हुआ था। तो इसमें बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला हुआ है जो आप लोग पहले से किए होंगे। पुर्तगालियों के द्वारा जो है अड्डा बनाया गया था, लूटपाट के लिए केंद्र बनाया गया था। कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, बताइए कौन सा जो है इसमें गलत है। देखिए बक्सर का युद्ध जो है मीर जाफर और क्लाइव के विरुद्ध, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, तो यही क्या हो गया आपको, गलत हो गया, ठीक है। जालियावाला डलहौजी के विरुद्ध, खेड़ा का युद्ध जो है निजाम विरुद्ध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा यहाँ पे क्या बताना है, सही सुमेलित ही बताना है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है ऑप्शन जो देखेंगे तो गलत ही है। जैसे पहला आपको यहाँ पे क्या पूछा था, बक्सर युद्ध, बक्सर युद्ध कब हुआ था ये भी बात आप याद रखेंगे, 1764 में, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, ठीक है। यहाँ से ब्रिटिश कालीन जो है एक मजबूत नींव पड़ गई थी भारत में, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र इनको मिल गए थे। तो 1764 में हुआ था, तो अंग्रेजों और किससे हुआ था, मीर कासिम से हुआ था। और मीर कासिम का साथ कौन दे रहा था, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय। तो यहाँ पे क्या दिया है, मीर जाफर थे, तो गलत हो गया आपका, ठीक है। वांडीवास तो बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ही हुआ था। वांडीवास का कब हुआ था ये, 1700 जो है आपको 60 में। अब कहीं कहीं 59 भी आपको दिखेगा ये। आगे देखिए जलियांवाला, ये डलहौजी के विरुद्ध लड़ा गया था क्या, तो जलियांवाला बाग पता ही है आपको 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें डलहौजी का कोई रोल नहीं था। खेड़ा का युद्ध, ये जो है आपको निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ था क्या, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या है, गलत है। खेड़ा युद्ध जो है साहू और जो है ताराबाई के मध्य जो है 1707 में लड़ा गया था। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए और इनका कालक्रम लगाना है, ठीक है। देखिए ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इनमें जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यदि इतिहास के नज़रिए से बात करें, गवर्नर जनरल वायसराय वगैरह, यहाँ से जनरली जो है सभी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए सबसे पहले लॉर्ड कर्जन है, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो है 1899 से 1905 तक, ठीक है। इसके बाद देखें जेम्स फूड है यहाँ पे, ये 1916 से लेके 1921 तक। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हार्डिंग। अच्छा, कुछ कुछ अगर इनसे आपको घटनाएं याद है, 30 अनुमान के आधार पे भी आप जो है सीक्वेंस लगा सकते हैं, एक कार्यकाल इनका नहीं याद है। जैसे आपको पता है कि बंगाल विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन ही उत्तरदायी रखते थे। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है आपको राजधानी कहाँ से कहाँ बना था आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो इनके समय जो है कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी हस्तांतरित की गई थी, और ये कब की गई थी आप सभी को पता है। तो यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है ये आपका 1910 से लेके आपको 1916 का रहा था, और लास्ट में यहाँ पे लॉर्ड इरविन बचे, तो ये आपका 1926 से लेके 1931 तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इससे भी आप रिलेट कर सकते थे। तो आपको तो इतना यहाँ पे पता चल गया होगा कि सबसे बाद घटना जो होगा ये 4 नंबर ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बाद 4 हो जाएगा।
और इससे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाला, यानी 2 हो जाएगा। और इससे पहले देखेंगे तो ये लॉर्ड हार्डिंग वाला, और सबसे पहले यहाँ पे लॉर्ड कर्जन, यानी 1 3 2 4 हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 52। सोम प्रकाश नाम का जो है समाचार पत्र, ये किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो आप सभी को पता है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो है और भी आपको राजा राम मोहन राय हैं, बनर्जी हैं, दयानंद सरस्वती है। तो राजा राम मोहन राय के बारे में आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये आपको मल्टी डायमेंशनल वर्क किए थे। तो ये इनका जो है एक फेमस पत्रिका है संवाद, जो है कॉमेडी याद रखेंगे। और सत्यार्थ प्रकाश जो था आपका पता है कि दयानंद सरस्वती का था। आगे देखें, मंटेगू जो है चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? तो ये संवैधानिक जो है सुधार से था, आप सभी को पता ही है। ठीक है, स्वशासन की बात करता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आप 54। यहाँ पे जो है भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अच्छा, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, बाकी देखें यहाँ पे चौथा स्टेटमेंट आपको, अच्छा 3 ही स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, और आपको बताना है कि कितना युग्म इसमें सही सुमेलित है। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन का लेवल जो आपके एग्जाम में आता है बिल्कुल वैसा ही है यहाँ पे। ठीक है, इसमें कौन कौन सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन आपको यहाँ पे है, और इस टाइम में हम एट ए टाइम आपको स्क्रीन पे दोनों चीज़ विजुअल नहीं करा पाते हैं, आप एक बार ध्यान दें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा जो है सही है। देखिए, कलकत्ता में जो मदरसा बनाया गया था, आप सभी को पता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में बनाया गया था। ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था, ये जो है विलियम जोन्स। ठीक है, तो ये पहला क्या हो गया, आपको गलत हो गया। 1791 में इसका स्थापना हुआ था जोनाथन डंकन के समय में। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज, अर्थर जो है ब्लेजली, ये भी क्या हो गया आपको, गलत हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन जो है केवल 2 होना चाहिए, और केवल 2 जो है ऑप्शन में कहाँ पे है, केवल 2 जो है ऑप्शन बी में है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या माना जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मुखौटा नृत्य का संबंध निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो ये जो है आपको कथकली से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया 56। निम्न में से कौन सा जो है सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो हरि प्रसाद चौरसिया है, बांसुरी से रिलेटेड थे वो, बिल्कुल ही ये सही है। बिस्मिल्लाह खां तबला, अल्लाह रखा सरोद, जाकिर हुसैन बीना। ठीक है, अब आपको पता ही चल गया होगा बिस्मिल्लाह खां क्या थे यहाँ पे, वो तो शहनाई वादक थे। ठीक है, जाकिर हुसैन और अल्लाह जो है रखा है तबला से संबंधित है, तो ये सब तो गलत हो गया, केवल एक ऑप्शन सही है। यहाँ पे सही ही बताना था, कुछ गलत मैं बता दिया क्या? एक सेकंड में इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल हरि प्रसाद तो बांसुरी से संबंधित है, यही सही होगा, बाकी सब यहाँ पे गलत है आपका। ठीक है, चलिए, हो सकता है कभी अगर किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग ऑटो करेक्ट कर लेंगे, बाकी हमारा प्रयास रहता है कि आपको जो ऑथेंटिक आंसर सारा बताया जाए। ठीक है, ओणम जो है किस प्रदेश का त्यौहार है? आप सभी को पता है ओणम कहाँ का है, आपको केरल का। ठीक है, एक महत्वपूर्ण त्यौहार, जब भी फसल वहाँ पे काटा जाता है तो उस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये 57 हो गया 58। एक जनजाति जो सरहुल जो है त्यौहार मनाया जाता है, किस जनजाति में सरहुल त्यौहार आपको मनाया जाता था? ठीक है, तो ये मुंडा जनजाति में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी का विचारधारा जो है किन लोगों से प्रभावित था? गांधी जी किन से प्रभावित थे? यहाँ पे थोरो है, रस्किन्स है, टॉलेस्ट है, इन सभी के विचारधारा से प्रभावित थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक साथ कब मिलाया गया? ठीक है, तिलक, और आपको पता है कि एक तिलक का था होम रूल और एक एनी बेसेंट का था। पहले जो है देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कब मिला दिया गया। ठीक है,
तिलक का अप्रैल 1916 में होम रूल आया था, और उसके जस्ट बाद एनी बेसेंट का आया था। ठीक है, और दोनों को मिला दिया गया था 1918 में। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य जो है किस आंदोलन में से संबंधित है, कि एक वर्ष के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, स्वराज की प्राप्ति कर लेंगे। और ये जो है टारगेट रखा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। ठीक है, खैर ये पूरा नहीं हुआ हो पाया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन जो है कब से कब आपका रहा था, तो 1920 से 1922 तक। ठीक है, और ये जो है आपको 22 में वापस ले लिया गया था। ठीक है, और क्यों वापस लिया गया था आप सभी को पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, चौरी चौरा का घटना हुआ और इस कांड के बाद वापस ले लिया गया। निम्नलिखित युग्म में कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया। गलत यहाँ पे बताइए कौन सा है। तो देखिए 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था, हम लोग थोड़ी देर पहले बात किए थे। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, ये भी सही है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो है लाया गया था, ये भी सही है। असहयोग आंदोलन अभी हम बताएं आपको 1920 से 22 में, तो ये तो क्या हो गया, आपको गलत हो गया, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वराज पार्टी के गठन के लिए जिम्मेवार था। ठीक है, बताना है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। देखिए स्वराज पार्टी, आप लोग नाम इनका सुने ही होंगे। तो इसमें भगत सिंह तो इससे संबंधित थे नहीं, चित्तरंजन दास थे। ठीक है, अब मोतीलाल नेहरू भी थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे इसमें। ठीक है, तो ये 2 3 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और 2 3 ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में। अगला देखिए क्वेश्चन, किसके सुझाव पे जो है भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, और इसी वजह से यहाँ पे इसका जो है विरोध भी किया गया था। तो किसके सुझाव से जो है बाहर रखा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये लॉर्ड इरविन के जो है सुझाव से जो है बाहर रखा गया था। ठीक है, और साइमन जो है 1928 में यहाँ पे आया था, और इसका भारी जो है विरोध भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि कौन जो है वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप लोग एक बार देख ले। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दिया गया है, बाकी आपको आंसर तो पता ही होगा इसका। आसान से रिपीटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, तो जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें सुभाष चंद्र बोस थे, बस यही 2 लोग इसमें शामिल है। तो यहाँ पे जो है 1 और 4 होगा, 1 और 4 ऑप्शन सी में है। ठीक है, 1928 में ये भी बात याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के विषय में असत्य है, गलत कौन सा है ये बताना है। यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, तो बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल पैदल यात्रा ही था। 12 मार्च 1930 को ये प्रारंभ किया गया था आपका। नेक्स्ट देखते हैं, साबरमती जो है आश्रम से लेके और इसका समापन जो है दांडी में हुआ था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है आपको सही ही है। इसका शुरुआत जो है 18 मार्च 1930 को किया गया था, यही क्या हो गया, गलत हो गया। इसका शुरुआत कब किया गया था, 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। समूची यात्रा जो है 24 दिनों में लगभग पूरी कर ली गई थी, तो बात सही है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो 78 लोगों के साथ गांधी जी यात्रा किए थे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, और वहाँ पे नमक कानून को जो है नमक कानून को तोड़ा गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और इनको कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित आपको करना है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो कराची में अधिवेशन कब हुआ था, ये 1931 में हुआ था। ठीक है, सुखदेव को जो है फांसी कब, ये भी 1931 में ही दी गई थी। गांधी निर्विन 1931 में हुआ था, और गोलमेज सम्मेलन ये भी 1931 में। लेकिन अब आपका ईयर से यहाँ पे काम चलने वाला है नहीं, आपको डेट भी पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, गांधी इनविन समझौता जो है आपको 5 मार्च को हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अलावा नेक्स्ट ध्यान देंगे यहाँ पे, तो सुखदेव को जो है भगत सिंह को, राजगुरु, इन दोनों को फांसी दी गई थी, आप सभी को पता ही है, 23 मार्च को, 23 मार्च 1931 को। इसके अलावा आपको गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा कब हुआ था, 1931 में हुआ था, 7 सितंबर से आपको 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931। और कांग्रेस का जो है कराची अधिवेशन, ये आपको
26 से 29 मार्च जो है, 26 से 29 मार्च 1931। अब आप सीक्वेंस यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा। सबसे पहले इनमें कौन सा आपको घटना देखने को मिल रहा है, ये 5 मार्च आपको 1931, ठीक है। तो सबसे पहले तो 3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 23 मार्च वाला घटना 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद आपका 1 हो जाएगा ये 26 से 29 मार्च, और लास्ट में आपका गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो सकता है आपसे पूछा जाए। 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। महात्मा गांधी ने जो है अपना आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था। चंपारण आंदोलन के समय तो बिल्कुल नहीं किए थे, कम्युनल अवार्ड के समय, इसी के समय किए थे, कम्युनल अवार्ड के समय। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, तो एक आपका हिस्ट्री का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस टेस्ट के बाद। भारत के जो है स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता को त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। आप सभी को पता ही है कि त्याग पत्र दे दिए थे। ये कब त्याग पत्र दिए थे, तो ये आपका 1934 में दिए थे। अगला देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। यानी AITUC की बात हो रही थी आपको, तो इसकी स्थापना 1900 आपको 20 में हुई थी, ठीक है, अक्टूबर 1920। आगे देखिए, किसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से अपना सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये जो है शंकर नायर थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 72। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। यहाँ पे 2 3 नाम दिया गया है आपको। देखिए, शौकत अली खिलाफत आंदोलन में थे, बिल्कुल बात सही है। ये खलीफा के पद के लिए आंदोलन किया गया था, ये भारत का मामला था नहीं, बट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया था, सपोर्ट किया गया था। तो ये शौकत अली हो जाएंगे, सही है, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये भी थे यहाँ पे। मोहम्मद अली, ठीक है, ये भी थे। तैयब जी इसमें शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 1 2 3, और 1 2 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वह व्यक्ति जिसने जो है दिल्ली के जामा मस्जिद से अप्रैल 1919 में हिंदू मुस्लिम एकता पे भाषण दिया था, ठीक है, किसके द्वारा जो है ये भाषण दिया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर आप लोग करते रहेंगे पैरेलली में। तो ये जो है स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है, आपको गलत यहाँ पे ढूंढना है। पहला देखिए, इसका अवधि जो है 1920 से 1922 रहा था, असहयोग का था, अभी हम लोग देखे थे, ये तो बात बिल्कुल सही है। इसमें जो है 1 वर्ष के भीतर स्वराज का जो है लक्ष्य रखा गया था प्राप्ति का, बिल्कुल ही सही है। जिन्ना ने इसका समर्थन जो है नहीं किया था, ऑप्शन सी है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, जिन्ना इसका समर्थन नहीं किए थे। CR दास राय बहादुर की उपाधि वापस कर दिए थे, यही ऑप्शन डी क्या हो गया आपका, गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये लाहौर में जो है नेहरू के द्वारा, ठीक है, 1929 में। ये कौन नेहरू थे, आपको मोतीलाल नेहरू नहीं थे, ये जवाहरलाल नेहरू थे। और इसी समय पूर्ण स्वराज जो है दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। तो 1929 आप बात याद रखेंगे। और 1919 में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुआ था, हरिजन सेवक संघ, तो ये आपको सितंबर 1932 में, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया था ये, महात्मा गांधी के द्वारा, अस्पृश्यता को जो है मिटाने के लिए, ठीक है। आगे है सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। अच्छा, इसका ऑप्शन जो है आपको इधर दिखेगा, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। देखिए, बाकी आपको ये सब जो है पता ही होगा। जैसे बॉम्बे जो है क्रॉनिकल, ये जो है फिरोज शाह मेहता का था। कॉमनवेल्थ जो है आपको पता ही होगा, एनी बेसेंट का था। ये सारा जो है पत्र पत्रिका समाचार पत्र है। लीडर जो है, लीडर किसका था आपको, मदन मोहन मालवीय का था। और यंग इंडिया, यंग इंडिया यहाँ पे महात्मा गांधी से संबंधित है। तो 3 4 1 2 हो जाएगा आपका,
3 4 1 2, और 3 4 1 2 जो है कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपका? ऑप्शन सी में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ाया गया था? ठीक है, तो ये जो है किसको चढ़ाया गया था? राम प्रसाद बिस्मिल है, बटुकेश्वर दत्त है, रोशन लाल है, ए और सी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल, ठीक है, इन दोनों को जो है यहाँ पे चढ़ाया गया था। तो ए और सी दोनों हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे काकोरी जो है षड्यंत्र कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल थे, आपका रोशन लाल थे, अशफाक उल्ला थे, ठीक है, राजेंद्र लाहिड़ी थे, इन सबको जो है फांसी दिया गया था। इस मामले में जो है चंद्रशेखर आजाद पे भी मामला चलाया गया था, बट वो फरार हो गए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, हिंदुस्तान जो है सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा की गई पहली क्रांतिकारी घटना कौन थी? ठीक है, ये जो है 1925 में आपको बना हुआ था, और इसके द्वारा पहली क्रांतिकारी घटना आपसे पूछा जा रहा है। ये सैंडर्स का जो है हत्या किया गया था, ये इसका पहला घटना था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। यहाँ पे देखिए फिर आपको सुमेलित करना है और आपको बताना है। अब आपको ये पता ही होगा, आसान सा आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए स्वराज पार्टी जो है CR दास हो जाएंगे, बिल्कुल ये सही है। गदर पार्टी, तो गदर पार्टी से जो है लाला हरदयाल संबंधित हो जाएंगे। अभिनव भारत, अभिनव भारत से कौन? BD सावरकर हो जाएंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चन है सब। पंजाब जो है नौजवान सभा, इससे भगत सिंह हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो है 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन में देखें जहाँ भी होगा, यानी ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, जयप्रकाश नारायण जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? जयप्रकाश नारायण जो है इसमें भारत छोड़ो आंदोलन से जो है जुड़े हुए थे। ठीक है, और इसमें इनका काफ़ी जो है भूमिका रहा था। ये हजारीबाग जेल में इसके दौरान बंद भी हुए थे, लेकिन वहाँ से फरार होके और भूमिगत होके काम कर रहे थे इसके लिए। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कहाँ से की गई थी? आज़ाद हिंद सरकार, ये जो है सिंगापुर से की गई थी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 83। देखिए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, कौन लोग इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे? आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, और इसमें जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, ये सारे लोग जो है इसका समर्थन नहीं कर रहे थे। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। हाल ही में जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला जो है सिंगल्स वर्ग का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया? ये जो है एस्ले बार्टी के द्वारा। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 85, संयुक्त जो है नौसैनिक अभ्यास जो है यहाँ पे चीरू 2022 किन 3 देशों के बीच हुआ? तो ये जो है आपको रूस, चीन और ईरान। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन आपको सही है, यही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए इसको हम जूम इन कर लेते हैं, आपको दिख पाए पूरा। अभी भी नहीं दिखेगा, अब तो आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे कथन दिया गया है और बताना है कि कौन सा कथन आपको सही है। ठीक है, देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40वें जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है। तो 31 जनवरी आपको 2000 यहाँ पे 22 को, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था, और ये 30वां आपको राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष रेखा शर्मा है। ठीक है, तो ये बात क्या है? आपको सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन जो है 1982 में किया गया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी जो है आपको यहाँ पे सही नहीं होगा, 1992 में किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे ध्यान देंगे तो आंसर क्या बन जाएगा? केवल दो, और केवल दो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ ये कौन हो गया? 86 हो गया, 87 देखते हैं। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। देखिए, हाल ही में जो है किस राज्य के होयसल मंदिर को वर्ष 2022-23 के विश्व विरासत सूची के लिए भारतीय नामांकन के जो है तौर पे शामिल किया गया है? तो होयसल जो है मंदिर कहाँ का है? आपसे जनरली यही जो है पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88, किस राज्य की सरकार ने
कन्याओं तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंख अभियान, ठीक है, पंख अभियान की शुरुआत की है। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे तो आपको दिख नहीं रहा है, ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो पूछा जा रहा है आपसे पंख अभियान जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये पंख अभियान आपको मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है? जियोलॉजिकल पार्क, ये आपको मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। जियोलॉजिकल पार्क जो है कहाँ बनाया जा रहा है आपको, तो मध्य प्रदेश में ही। नेक्स्ट देखते हैं, और ये कहाँ बनाया जा रहा है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में। क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। हाल ही में जो है फ्रांस के आपको वायरोलॉजिस्टिक लुक जो है मैंटिग्नियर का निधन हो गया, ये किस वायरस की पहचान की थी? तो ये जो है HIV वायरस, इसके पहचान यही किए थे, और इनका जो है हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, 28 फरवरी 2022 से शुरू होने वाला 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले का फोकस का जो है थीम क्या था? फोकस जो है थीम देश पूछा जा रहा है, यहाँ पे थीम नहीं पूछा जा रहा है, तो थीम देश कौन था इसमें, आपको बांग्लादेश था। 45वां जो है अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 28 फरवरी 2022 को जो है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, भारत में पहला जो है बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? ठीक है, तो ये जो है आपको पूछ रहा है कि पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन 2024 तक कहाँ जो है बनेगा। देखिए, मुंबई अहमदाबाद जो है बुलेट ट्रेन परियोजना भारत का पहला जो है आपको बुलेट ट्रेन रूट है, और ये सूरत शहर में भारत का पहला जो है बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने जो है कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है? तो ये जो है महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94, कृषि और जो है प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अपना जो है 36वां स्थापना दिवस मनाया है, और इसका मुख्यालय जो है कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। एपेडा का जो है आपका मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में ही, आपको पता ही है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड जो है आपको प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, देखिए क्या पूछा गया है। तुर्की के राष्ट्रपति जो है रेचप तैयप जो है एर्दोगन ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रख दिया है? आपको पता ही है तुर्की का नाम क्या कर दिया गया है, तुर्की कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 96, हाल ही में जो है क्वाड समूह भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ किस देश के विदेश मंत्रियों से चौथी जो है बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई थी? ठीक है, क्वाड में आपको पता ही है कौन कौन शामिल है, बात याद रखेंगे, भारत है आपका, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ था, अभी जापान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 97 देखें, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए और बताइए कि इनमें जो है कौन सा कथन आपको सही है। ठीक है, यही पूछा जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन आपको पूरा विजुअल हो पा रहा होगा, आंसर भी। ठीक है, देखिए, प्रतिवर्ष 16 जो है फरवरी को आपको अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस जो है मनाया जाता है, तो ये तो पहला ही गलत हो गया। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम बेहतर जीवन सुरक्षा था। ठीक है, ये भी आपको थीम भी इसका बेहतर जो है जीवन रक्षा था, बेहतर जीवन रक्षा। ठीक है, तो देखेंगे तो थीम क्या था, बेहतर जीवन रक्षा। नेक्स्ट देखें, यह पहली बार 2012 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था। पहली बार जो है ये 2002 में चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल द्वारा मनाया गया था, 2012 में नहीं, 2002 में। ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कर लेंगे केवल 2। ठीक है, केवल 2 ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे। चलिए, बाकी देखिए, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस आपको मनाया जाता है। थीम रखा गया था बेहतर जीवन रक्षा, और बेहतर जीवन रक्षा जो है ऑप्शन यहाँ पे 2 में ही दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
चलिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, वैश्विक जो है सतत विकास शिखर सम्मेलन के संदर्भ में बताइए, दो कथन दिया गया है यहाँ पे, कौन सा आपको सही है। 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली में वैश्विक जो है सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये बात तो सही है। वर्ल्ड जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है समिट, ये नई दिल्ली में ही हुआ था। वर्ष 2022 में इस शिखर सम्मेलन का 21वां जो है संस्करण था, तो ये भी आपको सही है। ठीक है, और इसका थीम जो था टुवार्ड्स ए जो है रेजिलियंट जो है प्लानेट, यानी इंश्योरेंस ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल जो है फ्यूचर था। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं हम लोग। अब मेरे जूम करने का पर्पस आप सभी को पता चल गया होगा, ताकि आप जो है क्वेश्चन इजीली देख पाए, क्योंकि मैक्सिमम लोग मोबाइल से ही लेक्चर को देखते हैं। कौन सा देश जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये जो है कौन बन गया है, इजराइल। अगला देखें, भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत आईएनएस विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल जो है परीक्षण किया है? तो ये जो है ब्रह्मोस मिसाइल का किया गया था। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा आपको सही है। ठीक है, ध्यान देखेंगे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना 31 मार्च 2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, आपको सही है। केंद्र सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो है 31 मार्च 2026 तक जारी रखी जाएगी। अगला देखिए, ये नवंबर 2000 से शुरू की गई केंद्र एक प्रायोजित योजना है। ठीक है, ये 2013 में शुरू किया गया था, तो ये तो स्टेटमेंट ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। केवल एक सही है और केवल एक जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 102, कौन सा देश जो है भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला जो है यहाँ पे नेपाल हो जाएगा। आगे देखें, विक्रम साराभाई जो है चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ जो है किस राज्य में किया गया था? तो ये कहाँ हुआ है आपको, गुजरात में। आगे देखें, हाल ही में चर्चा में रहा जो है लेवेंडर की खेती या बैगन जो है बैगनी क्रांति किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग ऑलरेडी कर लिए हैं पहले ही। ठीक है, और ये कहाँ किया जा रहा है आपको, जम्मू कश्मीर में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105, देखिए चर्चा में रहे जो है एंटेनियो आपको येलेनिया और जेनेप जो है क्या है? तो ये जो है एंटोनियो येलेनिया जेनेप, ये भारी नुकसान इससे अभी हुआ था, और ये तूफान का एक प्रकार है, तो तूफान ही है। एंटेनियो जो है तूफान यूरोपीय देश में जर्मनी में टकराया था अभी। ठीक है, आगे देखते हैं, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही नहीं है? अच्छा, यहाँ पे आपको गलत बताना है। ठीक है, 22 फरवरी 2022 को मुंबई में जो है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया था, ये तो सही है आपको। इसकी स्थापना 2010 में, ठीक है, 2010 में इसका आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है, और उपयुक्त जो है सभी। ठीक है, जो ये FSDS होता है आपका, वित्त मंत्रालय के तहत एक गैर संवैधानिक जो है ये परिषद होता है। 2010 में जो है एक कार्यकारी आदेश के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था, कौन जो है सही नहीं है? ठीक है, और ये इसका शायद 25वां बैठक था, तो ये 22वां बैठक दिया है, तो ये क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए आपका। ठीक है, बाकी जो है सब यहाँ पे स्टेटमेंट सही ही दिख रहा है। इसका स्थापना 2010 में जो है किया गया था, वित्त मंत्री के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है, सारा कुछ सही है यहाँ पे, तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं, साहित्य अकादमी द्वारा जो है किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई है? 2021 ये आपको कौन हो जाएंगे साहित्य अकादमी में? उर्दू भाषा के लिए कवि जो है चंद्रभान ख्याल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, हाल ही में जो है किस संस्था ने नाइज विलेज एंड जो है मिसमैच नामक जो है फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी किया? तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। अगला देखिए, कौन सा युग में जो है अशुद्ध है यानी गलत है, आपको बताना है इसमें। IT पार्क जो है आपको पता ही है कि ये लखनऊ में है, तो पहला ही यहाँ पे गलत हो गया।
डिफेंस पार्क जो है आपको कानपुर में सही है, थीम पार्क आगरा, इत्र पार्क कन्नौज में, ये सारा सही है, पहला ही गलत है। आईटी पार्क है कहाँ पे आपका? तो ये आपका है लखनऊ में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स या रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन आ गया, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 × 4 ये है 1609, 5 × 6 है यहाँ पे 3625, तो 1 × 2 भी दिया है, तो आपको 4 × 7 आपको बताना है। अब ये तीनों जिस लॉजिक पे वर्क कर रहा होगा, ऐसे ही चौथा लॉजिक आपका होगा। तो देखिए 3 × 4 है यहाँ पे, तो यदि आप 3 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा। अच्छा, यहाँ पे 9 16 का कुछ लॉजिक यहाँ पे दिख भी रहा है। यहाँ पे अगर हम 9 को 09 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और 0916, और यहाँ देखिए क्या दिख रहा है 1609, यानी इसको उल्टा किया गया है 1609। ठीक है, आगे देखते हैं लॉजिक जो है लगता है कि नहीं। यहाँ पे 5 6 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 6 का कितना हो जाएगा 36। अब इसको जो है सीक्वेंस बदल दें, 36 25, बिल्कुल ही सही है। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का हो जाएगा 4। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको 401, तो बिल्कुल ये भी सही है। 4 × 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 7 का कितना हो गया 49 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4916। ठीक है, यानी 49 16, और 49 16 जो है ऑप्शन आपका डी में है। ठीक है, मेरे साथ चाहें तो आप पैरेलली अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। देखिए क्या दिया है, यदि किसी संख्या में जो है 4 घटा दें हम लोग, तो वह संख्या जो है व्युत्क्रम से 21 गुना हो जाती है, तो बताइए संख्या क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जो है किसी संख्या में क्या कर रहे हैं 4, अब देखिए एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि संख्या एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं, सारा कुछ हम आपको बता देते हैं। लेटर्स जो है एज्यूम वगैरह ये सब हम नहीं लिखेंगे, माना कि जो है संख्या x है, मान लेते हैं हम लोग कि संख्या x है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, संख्या में क्या करना है 4 घटाना है, तो चलिए संख्या में जो है हम लोग 4 घटा देते हैं। घटा लिए, तो किसके इक्वल हो रहा है, ये कह रहा है वो अपने व्युत्क्रम का उल्टा का 21 गुना हो जा रहा है। एक्स का अपोजिट क्या होगा, आप सभी को पता है 1/x होगा, और इसके कितना हो रहा है 21 गुना हो जा रहा है, तो 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस अब आप इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है x-4 है, और यहाँ 21/x हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इधर आएगा LHS साइड में, तो x क्या हो जाएगा x² माइनस से हो जाएगा 4x। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 21। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब ये हो गया आपका x² माइनस 4x, और ये कितना हो गया -21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। अब बस फैक्टराइज मेथड यहाँ पे यूज कर लें, x² और या 21 को क्या लिख सकते हैं 7 3, तो ये हो जाएगा आपका 7। यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं x² माइनस 7x, और माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हैं +3x लिख दें। ठीक है, और -21 इक्वल टू 0, सॉरी 21 है यहाँ पे। ठीक है, लिख सकते हैं ये -7 में से 3 -4 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लें, आप x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x-7। यहाँ पे जो है आप अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो x-7 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया x-7, और यहाँ से आ गया x + 3। तो यहाँ से x का वैल्यू आपको 2 दिखने को मिल रहा है, एक तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा ये -3 हो जाएगा, और एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो -3 तो जो है यहाँ पे अमान्य हो जाएगा, -3 जो है वैल्यू होगा नहीं, तो x का वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस जो है, तो इस तरह से यहाँ पे आंसर देखें क्या होगा आपका। आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे 7। ठीक है, यही आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है अन्य से भिन्न है, ऑड कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, आपको दिख गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। देखिए 3 है, 11 है, 13 है और 17 है। आपको इसके बारे में पता है कि ये सारा क्या है, आपको अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्या है। फिर देखिए यहाँ पे 7 है, 14 है, 18 है और 37 तो यहाँ पे अभाज्य है, बाकी ये जो है अभाज्य नहीं है। ठीक है, ये तो जो है इसका फैक्टर बन जाएगा। आगे देखें,
3 है, 5 है, 41, 47। ये भी क्या है, अभाज्य संख्याओं का एक पेयर है। फिर इसके बाद 3, 7 और 17 और 71, ये भी अभाज्य संख्या का पेयर है। तो ये सी, डी और ये क्या है, अभाज्य संख्या का पेयर है, जबकि बी जो है नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। 2000 के 2/5 के 50% का 40% क्या होगा? यानी यहाँ पे क्या दिया है आपको, 2000, इसका जो है 2/5, 2/5 लिख दे, और इसका कितना आपको निकालना है, 50%। तो 50% का मतलब हो गया 50/100। अच्छा, इसका भी क्या निकालना है, 40%, तो इसका भी 40/100। बस इसको सॉल्व कर दे, कैलकुलेशन ही रह गया। यहाँ पे जो है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये 40 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, ठीक है। और 80 में 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 160। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। देखिए क्या दिया है, कोई धन जो है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में दोगुना हो जाएगा? अब पता नहीं अपने को जो है अमाउंट कितना है, लेकिन इतना पता है कि 5% हमको वार्षिक जो है साधारण ब्याज से इसको देना है। तो कितने टाइम पीरियड बाद ये दोगुना हो जाएगा? अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए कि कोई धन राशि जो है क्या है, एक्स है, तो इसको कितना बनाना है आपको, 2x बनाना है। यानी यदि आपके पास 100 रुपया है तो कितना हो जाना चाहिए, 200 रुपये, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास x रुपया है, तो ये कितना बना देना है, 2x बना देना है, ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पे ब्याज क्या आ जाएगा, ब्याज बराबर क्या होता है आपका, जो भी आपका मिश्र धन होता है माइनस मूलधन। तो आपका मूलधन यहाँ पे कितना है, आपका पैसा कितना है, 100 रुपया आपको बनाना है, 2x, तो 2x माइनस x हो जाएगा, यानी 100 रुपया क्या हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा। तो आपको ब्याज पता हो गया, मूलधन पता हो गया, आपको रेट भी पता है, तो बस आप निकाल सकते हैं। आपको तो टाइम ही यहाँ से निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत होगा नहीं, फॉर्मूला पे पुट करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और एक होता है सिंपल। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू R/T/100, यही होता है फॉर्मूला, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अपने को SI पता है, SI कितना है, x, यानी आपका साधारण ब्याज कितना है, यहाँ पे 100 रुपया है, तो हम इसके बदले x रख देंगे, इक्वल P के बदले हमको जो है यहाँ पे पता है कितना, 100 रुपया। R R जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, R कितना है यहाँ पे, 5% है, और T तो आपको निकालना ही है, और इक्वल टू 100। अब देखिए यहाँ पे आप इजिली निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू 5x इंटू टी। यहाँ से x कैंसिल हो गया, और यहाँ t का वैल्यू निकालना है, तो t इक्वल टू क्या हो गया आपका, 100/5, और ये क्या आ जाएगा, 20। यानी 20 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आपका ये धन जो है दोगुना हो जाएगा। बाकी इसका शॉर्ट ट्रिक भी था, हम इसलिए नहीं बताया कि बहुत लोग जो है उसको नहीं समझ पाएंगे। बाकी ऐसे करके आप कोई भी क्वेश्चन आपको आए कि मान लीजिए धन 4 गुना हो जाए, तो यहाँ पे 4x आप कर लेते हैं, धन 8 गुना हो जाए तो यहाँ पे 8x कर लेते हैं आप, ठीक है। अब इस फॉर्मेट पे आप कोई भी क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यदि मैथ रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम होगा तो मैथ रीजनिंग के लिए हम अलग से आप लोग के लिए क्लास ले लेंगे। यदि मैक्सिमम लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका क्लास ले लूँगा अलग से, ठीक है। निम्नांकित जो है सारणी में लुप्त अक्षर जो है आप ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको लुप्त अक्षर यहाँ बताना है। अच्छा देखिए, ये होता है आपका रो, और ये होता है कॉलम, ठीक है। इसको कॉलम बोलते हैं, और इसको रो बोलते हैं। तो बस ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो रो या कॉलम में आप देखें, और उसके बाद उसी सीक्वेंस के आधार पे आंसर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ए है, सी है और ई है। इसके बाद आपका एन है, के है और एच है, और यहाँ पे आर है, भी है, और क्या होगा यहाँ पे यही बताना है। यहाँ पे ध्यान देंगे ए और सी में क्या संबंध है, तो ए के बाद बी और बी के बाद सी, यानी जैसे +2 पोजीशन पे आ जाएगा सी, यानी +1 करेंगे तो, और सी के बाद डी के बाद ई आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी +2 पे आपका ई आ जाएगा। वैसे ही देखें एन के बाद जो है के का संबंध क्या है, ठीक है। एन में आप जो है यहाँ पे -3 करेंगे के आ जाएगा, और के में -3 करेंगे एच आ जाएगा। वैसे ही आर में जो है आप जैसे ही +4 करेंगे, यानी चौथे पोजीशन पे भी आ जाएगा, तो वी के चौथे पोजीशन पे क्या आ जाएगा यहाँ पे आपको, तो ये जेड आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या होता है, यू वी एक्स वाई और जेड, यही होता है। तो यहाँ पे क्या है, अपना वी है, भी के चौथे पोजीशन पे, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 जेड ही आ जाएगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी आपको अगर रीजनिंग वगैरह में प्रॉब्लम होगा तो एक रीजनिंग का यहाँ पे वीडियो डाला गया है,
पूरा कंपाइल करके, ठीक है, 4 साढ़े 4 घंटे में पूरा रीजनिंग का वीडियो डाला गया है। ठीक है, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा आपको, आप सभी चाहे तो जाके रीजनिंग वहाँ से देख सकते हैं, कम समय में जो है आप रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 देखें, अक्षर श्रृंखला जो यहाँ पे दिया गया है, लुप्त अक्षर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहले है आपको ए है, फिर यहाँ पे आर है, ई, इसके बाद यहाँ पे एन है। बाकी आप लोग इसी पे सॉल्व कर लेंगे, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को आप लोग को समझाना है, इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट जो है लेटर यहाँ पे क्या होगा यही बताना है। तो जस्ट आपको रिलेशन चेक करना होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो ए और ई के बीच में, तो यहाँ पे चौथे पोजीशन पे आएगा ये +4 पे। ठीक है, ई के बाद यहाँ पे देखिए आई दिख रहा है, ये भी आपको चौथे पे आएगा, EFGH और आई। ठीक है, फिर आई के बाद देखिए यहाँ पे MIJ, यहाँ पे ये भी +4 करेंगे, एम आ जाएगा। अच्छा, ऊपर देखें आर और एन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे -4 करेंगे तो आप एन आ जाएगा, यहाँ पे फिर आप -4 करें तो आपका जे आ जाएगा, तो जे पे -4 करेंगे, यानी जे से जो है जस्ट माइनस आप चौथे पोजीशन पे जाएं, वही आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या आएगा आपका, एफ आएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए के अंक जो है बी से अधिक है, ए के अंक किससे अधिक है, बी से। चलिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु सी से कम है। तो ए के अंक जो है बी से तो अधिक है, लेकिन सी से कम है, यानी सी ए से ज़्यादा है, तो यहाँ पे सी लिख दिए हम। डी के अंक जो है ई से कम है, डी के अंक जो है आपको किससे कम है, ई से कम है, तो यहाँ पे हम ई लिख दिए। फिर क्या दिया है, बी के अंक ई से अधिक है, तो ये बी है, और ये क्या है आपको, अच्छा यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि क्या दिया है, डी का अंक ई से कम है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप ई ग्रेटर देन डी। और अगले में क्या बोल रहा है, बी का अंक ई से अधिक है, तो बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, तो ई से अधिक हो गया। अब बताना है कि अधिकतम अंक कौन है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख ही रहा है, डी से अधिक ई है, ई से अधिक बी है, बी से अधिक ए है, और ए से सबसे ज़्यादा कौन है, सी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 118 देखते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर सीरीज जो है आपका, अगर ये जो श्रृंखला है, अगर स्पीड में इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होगा। अगर मान लीजिए सीरीज काफ़ी स्पीड में, जैसे हम 1 लिख रहे हैं, फिर इसके बाद 3 लिख रहे हैं, इसके बाद 9 लिख रहे हैं, 81 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सीरीज जो है काफ़ी रफ्तार में बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस माइनस से काम आपका नहीं चलने वाला है। ठीक है, लेकिन सीरीज जहाँ जो है स्लो बढ़ रहा है, तो वहाँ पे प्लस माइनस से काम जो है लॉजिक से चल जाएगा, तो बिल्कुल प्लस माइनस से ही यहाँ पे आपका सॉल्व होगा। 82 है, 97 है, देखिए 7 - 2 कितना हो गया, 5, 9 - 8 कितना हो गया, 1, यानी 15 अधिक है। ये 4 में से 14 में से 7 गया, 7 हो गया, और ये 10 7 यहाँ पे 1 हो गया ये। इसके बाद देखिए 13 में से 4 गया, 9 हो गया, और ये 12 में से यहाँ पे 2 1, यानी ये 15 बढ़ रहा है। 82 में जब आप 15 ऐड करेंगे 97 आएगा, 97 में 17 ऐड करेंगे 1 से 14 में 19, तो यानी ये 15 बढ़ रहा है, फिर 17 बढ़ रहा है, फिर 19, तब कितना बढ़ना चाहिए, 21। तो 133 में आप 21 ऐड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 154 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। बॉक्स में प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसके स्थान पे बताना है आपको क्या होगा। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जो है ये रो कॉलम आपका दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 5 और 9, और यहाँ पे 36 आ रहा है, 7 6 36 आ रहा है, 9 4, और क्या आएगा यहाँ पे, तो बस देखना है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे 5 है, 5 में चलिए 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा आपका 45, लेकिन यहाँ पे तो 36 है, तो 9 45 आ रहा है, इसमें से 9 माइनस कर लेते हैं। अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6, यानी 3 36 आ गया। अब देखते हैं ये लॉजिक यहाँ लग रहा है कि नहीं। 7 × 6 कितना हो जाएगा, ये 42, और इसमें से माइनस कर ले 6, यानी आपको मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले से, फिर उसी को माइनस कर देना है। तो देखिए 12 में से 6 गया 6, भी 36 आ गया, यानी इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 9 में 4 से कीजिएगा 36, और माइनस कर लीजिए यहाँ से कितना 4, तो ये कितना आ जाएगा 32, यानी आंसर क्या बन जाएगा आपका 32, और 32 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, उत्तर प्रदेश के जो है किस शहर में डॉक्टर जो है अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड स्थित है। ठीक है, ये कहाँ स्थित है आपको,
तो उत्तर प्रदेश स्पेशल भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अभी तक देखिए जितना हम लोग क्वेश्चन किए, यानी क्वेश्चन नंबर 119 तक, वो सभी एग्जाम के लिए अत्यंत उपयोगी था। ठीक है, अब ये उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये केवल यूपी स्पेशल जो है, यूपी में ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, कानपुर। 1997 में जो है कानपुर में बनाया गया था। आगे देखिए, दुधवा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? आप सभी को पता ही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में उपस्थित। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का मैप का यहाँ पे मैं वीडियो कराया हूँ आपके। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में मैप कौन में कहाँ है, जो भी वहाँ पे आपको फेमस हो सकता है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का मैप आपको बिल्कुल देखना जरूरी है, यदि आप आर ओ का एग्जाम दे रहे हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं। यूपीपीसीएस जो है स्पेशल, उसमें जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो है डला हुआ है। ठीक है, और उसको देखने के बाद आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पे आपका कमांड थोड़ा पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये कहाँ पे है, हम उस समय इसके ऊपर बात किए थे, लखीमपुर खीरी में है। तो लखीमपुर खीरी तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 122 देखें, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, यानी आपको गलत यहाँ पे बताना है। देवा, बाराबंकी, अल्लाह जो है महोबा, कर्मा, मथुरा और कजरी मिर्जापुर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्मा जो है सोनभद्र। ठीक है, आदिवासियों द्वारा जो है नृत्य किया जाता है, तो यही क्या हो गया, आपको गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखे, कलिंजर का किला जो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कलिंजर का किला देवांदा में है। आगे देखे क्वेश्चन नंबर 124। बाकी अगर किसी आंसर में कोई मिस्टेक अगर हुआ होगा, बाकी हम बताए कि प्रयास मेरा रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ आपको, लखनऊ में है। इसका स्थापना 1989 में किया गया था। आगे देखें, ये मिलान करना है, संस्थान है और अवस्थिति है। चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं। देखिए, ये बताना है इनमें आपका कौन सा सही उत्तर होगा। लाल बहादुर शास्त्री जो है आपको गन्ना विकास संस्थान, ये लखनऊ में है, तो ये तो एक का ही हो गया। लेदर जो है टेक्नोलॉजी पार्क, ये कहाँ पे है आपको, उन्नाव में है, तो ये हो गया। राज्य का चर्म विकास और विपणन जो है निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है, तो ये आपको आगरा में है। और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में। तो यहाँ पे एक का एक, बी का दो, सी का तीन और डी का चार, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126। देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? माघ मेला प्रयागराज में, झूला मेला झांसी में। ये झूला मेला जो है झांसी में नहीं, कहाँ, वृंदावन में किया जाता है, तो ये क्या हो गया, गलत, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पशु मेला जो है बटेश्वर, देवा मेला जो है बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन कब से शुरू हुआ? ये फरवरी 2000 आपको 20 से, 2 फरवरी 2020 से शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है जनपद सर्वाधिक राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो ये सब इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, कि कौन सा राज्य जो है किसके साथ सीमा, सारा कुछ वहाँ पे डिस्कस किया गया है, उसको आप जरूर देख लेंगे। तो ये जो है सोनभद्र, सोनभद्र जो है आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कॉर्नर में आपको देखने को मिलेगा। इस सबसे सर्वाधिक राज्यों से ये सीमा आपको शेयर करता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। भारत के पवित्र नदी जो है गंगा उत्तर प्रदेश राज्य के कितने जनपद से होकर जो है प्रवाहित होती है? ठीक है, कितने से जो है वो प्रवाहित होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपको 28 से। ठीक है, आपको पता है कि ये गंगा का जो है लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से जो है 1000 किलोमीटर लगभग उत्तर प्रदेश में, 28 जो है ये यहाँ पे जनपदों से जो है प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 130। चलिए, उत्तर प्रदेश में कौन सी एक झील को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण जो है पक्षी क्षेत्र माना गया है? तो ये जो है सरसई जो है नावर झील को। आगे देखिए, विंध्य क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा की स्थानीय नाम क्या है? जो विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो ये भोंटा बोलते हैं हम लोग, स्थानीय नाम पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए सब मिट्टी का एक स्थानीय नाम भी होता है। ठीक है, जलोढ़ को जैसे कांप बोलते हैं, खादर मिट्टी को कछारी, दोमट या मटियार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 देखें, उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा जनपद सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की सबसे जो है पुरानी नहर कौन सी है? ठीक है, तो ये है आपका पूर्व यमुनानगर। अच्छा, आर ओ का एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीपीसीएस का जो टेस्ट सीरीज आपका लिए चला है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप जाकर देख सकते हैं।
वहाँ पे जो है लगभग 30 प्लस टेस्ट सीरीज चलाया गया। देखिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो सकता है, लेकिन डाटा जो है आप उसमें लगभग 60 to 70% आपका इस एग्जाम में यूटिलाइज हो जाएगा। तो आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग 33 देख लिए। सबसे पुराना नहर पूर्वी यमुना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रथम जो है लोकायुक्त कौन थे, ये पूछा गया है। प्रथम लोकायुक्त जो है यहाँ पे दिया है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा, सुधीर जो है चंद्र वर्मा है, कैलाशनाथ गोयल। तो इसमें जो है विशंभर जो है दयाल, तो ये ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का शुरुआत कब हुआ था, किसान वही योजना। ठीक है, ये 1900 आपको 92 में उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना शुरू हुआ था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 136। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136, अच्छा इधर होगा, बिल्कुल अब हम फिनिश करने के कगार में हैं। कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है, यही आपको बताना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कानपुर में है। ठीक है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ये आपको कानपुर में नहीं है, कहाँ पे है, लखनऊ में है, ये तो गलत हो गया। तेल शोधक कारखाना आगरा में है, सही है। तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाना शायद लखनऊ मथुरा में है। ठीक है, और मॉडर्न जो है बेकरीज ये लखनऊ में है। ठीक है, ये भी आपको गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना है, सही बताना है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री तो झांसी में है, सही है। हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिकल लिमिटेड ये लखनऊ में है, ये भी गलत है। ठीक है, तीनों गलत है, केवल सही है कौन, एक सही है, पहला। चलिए आगे देखते हैं, न्याय सवेरा योजना संबंधित है किससे, न्याय सवेरा योजना। ठीक है, तो ये जो है जो भी श्रमिक होते हैं बच्चों को जो है बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये जो है बरेली में है। ठीक है, तो लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक बच्चों में शेयर कर देंगे, जो भी आपके भाई बंधु मित्र होंगे उनमें जरूर शेयर करेंगे। आर्यभट्ट जो है नक्षत्रशाला स्थित है, कहाँ पे स्थित है, ये प्रयागराज में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नहीं आर्यभट्ट जो है नक्षत्रशाला प्रयागराज में नहीं है, ये जो है आपको रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में पड़ता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखें, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। ठीक है, तो यूरेनियम जो है देखेंगे तो ये ललितपुर में। ठीक है, यूरेनियम के सीमित भंडार का खोज किया गया। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट जो है फिनिश किए, 140 क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री, करेंट अफेयर, उत्तर प्रदेश स्पेशल, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे देखें। तो टेस्ट नंबर 2 इसका जल्द ही आपको आएगा, ये टेस्ट नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी जो है मैं बताया हूँ कि यूपीएससी हो गया या अन्य जो भी ईपीएफओ वगैरह के एग्जाम होगा उसके लिए आपको टेस्ट अपलोड किया जाएगा। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।